हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए घटना चक्र के जो 48 हल प्रश्न पत्र एमसीक्यू वाली जो बुक है, हम लोग मास्टर वीडियो की सीरीज में जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था दैट इज जो आपका सिलेबस में 15 टॉपिक दिए गए हैं। तो जो चौथा नंबर टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इसके अंदर उससे संबंधित जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं इस वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। 48 हल प्रश्न पत्र की मास्टर वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जितने भी टॉपिक कराए गए हैं यदि आपने कवर नहीं किया है तो आप जा करके कवर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरा इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक दिया गया है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, इससे संबंधित प्रश्न किस तरह पूछा गया। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के प्रमुख कोर संकेतक लक्ष्य निम्न हैं। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर जो अनुमानित रही 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत यह 8% रहा है। वहीं में कृषि वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% की वृद्धि दर, प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि और 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में प्राप्त करनी होगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, 20,000 रुपये। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक परिवार आय का स्तर 20,000 रुपये है तथा उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हो, उनके पास टीवी रेफ्रिजरेटर ना हो। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6,50,000 बीपीएल परिवार थे। वर्ष 2002 में प्राप्त सर्वेक्षण में 3,87,000 परिवारों की पहचान की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना का कार्य प्रारंभ किया और वर्तमान में इसी आंकड़ों के मुताबिक सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अगला टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का हरित क्रांति से संबंधित किस तरह पूछे गए यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा प्रश्न आपके सामने है कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? यहाँ पर सही जवाब होगा 67 से 90। ऑप्शन यहाँ डी होगा सही जवाब। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967-68 से 79-80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 80-81 से 89-90 तक चली थी। अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में उच्च उत्पादक बीजों गेहूं का विकास किया। जब आप 99.99 परसेंटाइल वाली क्लास को आप कवर करेंगे तो वहाँ पर बताया गया है सबसे ज़्यादा वृद्धि जो देखी गई हरित क्रांति के बाद गेहूं में 500% की, तो धान में वही 300% की रही है। विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वह नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। अगला है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से प्रश्न। 2017-18 के दौरान निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? दूध उत्पादक, तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक रहा दैट टाइम अमेरिका रहा है, लेकिन अब तो अपना प्यारा भारत भी हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे आंसर के हिसाब से भारत ही होगा, क्योंकि अमेरिका तो है नहीं। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। लेकिन वर्तमान में भारत जो है वो नंबर 1 बन चुका है। प्रश्नकाल तथा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रैल 2000 में जारी आंकड़ों के अनुसार भी विकल्प बी ही सही उत्तर होगा।
विकल्प बी ही। क्यों? क्योंकि अमेरिका है नहीं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी जो नया रहा 2019 और वर्ष 20 के लिए जारी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार विश्व में शीर्ष दुग्ध उत्पादक देशों का जो क्रम है वह इस प्रकार है। तो अब जो है भारत नंबर 1 हो चुका है, दूसरे पर यूएसए है, तीसरे पर जो है वो पाकिस्तान है, और उसके बाद ब्राज़ील है, फिर चाइना है, ठीक है, तो फिर चाइना है, फिर इसके बाद जर्मनी वगैरह आ जाता, फिर रसिया है ना, ब्राज़ील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इस तरह है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया था UPSSC पेट 2021 में। सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो पिछली बार जो हैंड रिटन प्रोवाइड किया गया था, नोट सब में दिया गया था, वहीं से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त, भारत में पूछा है तो सिंपल सी बात, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो दुग्ध उत्पादन पूछा जाए या ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से। बिटकॉइन क्या है भाई? बिटकॉइन, यहां पर सही जवाब बन जाएगा, एक आभासी मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड मुद्रा है और यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई स्पर्श कर सकता है ना। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। ऐसी स्थिति में तब प्रयोग लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश के आयात महंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं और देश के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो जाता है। तो अवमूल्यन के बारे में डिटेल में देखेंगे आप 99.99% वाली पेट क्लास में। और अभी तक जो किया गया है डिवेल्यूएशन अवमूल्यन वह 3 बार किया जा चुका है। तो 99.99% वाली पेट क्लास जरूर कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका मनी सप्लाई से संबंधित। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो M0 है ना, M0 है, M1 से लेकर के M4 तक है। तो बेसिक पूछा गया है, बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, पहला कथन दिया है कि M1 इज इक्वल टू जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। पहला जो कथन दिया है बात बिल्कुल सही है, M1, ठीक है। तो मोर लिक्विडिटी वाला होता है M1। नैरो मनी आप पढ़ते हो, ब्रॉड मनी है ना, नैरो मनी आपका M1 है। M4 दिया है इज इक्वल टू, बताया जा रहा है कि M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है, डाकघर की जमा। तो डाकघर की जमा तो होती है लेकिन जो बचत संस्थाएं हैं उन्हीं का लिया जाता है। राष्ट्रीय बचत जो प्रमाण पत्रों को छोड़कर करते हैं इंक्लूड इसमें, तो इसमें टोटल नहीं आएगा, ठीक है। बचत संस्थाओं के द्वारा जो कुल जमाएं हैं उन्हीं को आप लोगे, इसलिए दूसरा जो दिया है वह गलत होगा। यहाँ पर केवल और केवल आपका एक सही जवाब बन जाएगा। रेड्डी कमेटी वर्ष 1998 की, इसकी संस्तुति के पश्चात मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में M0, जिसको कि आप रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी के रूप में जानते हो, M1 है, M2 तथा M3 को मौद्रिक समुच्चयों को स्वीकार किया गया। M0 इज इक्वल टू चलन में मुद्रा प्लस बैंकों का RBI के पास जमा प्लस RBI के पास अन्य जो जमाएं हैं। वहीं पर M1 में क्या इंक्लूड करते हैं, जनता के पास जो भी उपलब्ध मुद्रा जो भी कैश है, इसके बाद बैंकिंग प्रणाली के पास मांग, बैंकों में जो जमा पैसा है, इसके बाद RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं।
तो 99.99% वाली पट क्लास कवर कीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत जमा, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस जनता के बैंकों के पास सावधिक जमाएँ हैं, यानी यहाँ पर सावधिक यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की बात की जा रही है। और वहीं पर M4 इज इक्वल टू बताया जा रहा है M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएँ। आपके ऑप्शन में क्या था? डाकघर में कुल जमाएँ, तो बचत जो संस्थाएं हैं उनमें, जिसमें कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को आप छोड़ दोगे, इसलिए दूसरा जो कथन रहा वह गलत रहा है। M1 को आप संकीर्ण मुद्रा अर्थात नैरो जो मनी बोलते हो, और M3 को जो है बृहद मुद्रा यानी ब्रॉड मनी। लिक्विडिटी यानी सबसे ज़्यादा जो कैश की बात अगर की जाएगी M1 में होगा, तो जैसे जैसे आप M1 से लेकर के M4 की ओर जाओगे वैसे वैसे आपकी लिक्विडिटी जो है क्या है, कम हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो M1 में आपने जनता के पास जो भी कैश वगैरह पड़े हैं इनको ले लो आप। बैंक में जो जमा है पैसा है ना, मांग डिपॉजिट की बात की जा रही है, फिक्स्ड नहीं। मांग डिपॉजिट यानी कि जब चाहो आप निकाल लो, सेविंग बैंक वगैरह करंट वगैरह आपका जो चलता रहता है, तो जब आपकी डिमांड हो फट से जाके बैंक से पैसा निकालो, ATM जैसे आपका मन हो। RBI के पास अन्य जमाए जो भाई बैंक जमा कर दे बैंक के रूप में, फिर कुछ पैसा वहाँ सबमिट करना होता है, यानी कुछ आप रखना होता है बैंकों का पैसा, कुछ RBI भी तो रखेगा सिक्योरिटी के तौर पर। तो वो सारी यहाँ पर बातें की गई हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिक्विडिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बचत की बात की गई है, यहाँ पर सेविंग आ गया, तो इसमें ये तो पूरा होगा ही होगा M1, लेकिन M2 में प्लस पोस्ट ऑफिस बचत भी होगा, तो ये पैसा इसमें ज़्यादा आ गया, पोस्ट ऑफिस वाला भी इसमें पैसा आ गया। अब M3 में क्या है, M1 प्लस जनता के बैंकों के पास सावधिक जमाएँ भी आ गई, फिक्स्ड डिपॉजिट की बात आ गई, तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो आप 99.99% पेट क्लास कवर कीजिए, अच्छे से पूरा डिटेल में आपको मिल जाए। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्त वो UPSSC पेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति की वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, जबकि व्यक्तिगत पर्सनल टैक्स हो गया, शेयरों की कीमत एवं ब्याज दर की वृद्धि होने से निजी निवेश में क्या है, कमी होगी। अगला प्रश्न है कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पूंजी खाता में कैपिटल अकाउंट की यहाँ पर बात की गई है। पहला बताया जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट के बारे में कि कैपिटल अकाउंट में भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। दूसरा दिया जा रहा है कि यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, और तीसरा है कि यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो तीनों की जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, या भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। अगला प्रश्न है कि बैंक दर क्या है। बैंक दर यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक अर्थात क्या, आरबीआई द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त वर्धित SLR, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। वर्धित SLR भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल नहीं किया जाता, अन्य सभी विकल्प बैंकिंग सुधारों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यता अनुपात है। द्रव्यता अनुपात सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, चालू अनुपात। चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है, जैसे कि सावधिक तरलता अनुपात SLR है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है। सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक उधार प्रदान करता है।
नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में इन बैंकों का योगदान निम्न है। वाणिज्यिक बैंक का 73%, सहकारी बैंक 14% है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 13%। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही जवाब होगा 1969, 1969 में। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों को दूसरे चरण के राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पूर्व 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। तो वर्ष 2019 में भारत सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े सरकारी बैंक बनाए। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक सहित कुल 12 सरकारी बैंक हैं। तो याद रखिएगा, करंट में जो टोटल नेशनलाइज्ड बैंक हैं वह 12 हैं। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? दूसरे राष्ट्रीयकरण, जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया, तो पहली बार 14, दूसरी बार 6। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इंटरनेट बैंकिंग सेवा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, आईसीआईसीआई बैंक। भारत में 1998 ईस्वी में आईसीआईसीआई बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। एटीएम का सर्वप्रथम भारत में संचालन वर्ष 1987 ईस्वी में मुंबई में एचएसबीसी बैंक द्वारा किया गया था। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इन वर्तमान में जो 12 आपके नेशनलाइज्ड बैंक, इनमें से कौन सा इसमें नहीं होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का नहीं यानी प्राइवेट सेक्टर का, वो है फेडरल बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी। फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक है। इसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है। इसे 23 अप्रैल 1931 को ट्रावनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। अगला है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सही जवाब बनेगा, सिंपल सी बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शाखा बाजार, पूंजीकर तथा कुल जमा में इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था। जनवरी 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे कहा जाता है? सही जवाब बन जाएगा दोस्त, ऑप्शन डी, स्वावलंबन दल। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे स्वशक्ति, स्वयंसिद्धा तथा स्वावलंबन दल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो कि भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है? ग्रामीण उधार योजनाएं, सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है। नाबार्ड का उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का विकास निर्माण करना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 12 जुलाई 1982। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का विस्तृत रूप आपको बताना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस बैंक की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति, कौन सी कमेटी है याद रखिएगा, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ है? एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त ऑप्शन बी 1982। एग्जिम बैंक की स्थापना भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 जो सितंबर 1981 में पास हुआ, इसके तहत 1982 ईस्वी में स्थापित हुआ ताकि निर्यातकों एवं आयातों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके। यह एक वैधानिक निगम होता है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। अगला प्रश्न है कि ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो जहां पर आरआरबी एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पर सही जवाब बन जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन ए। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक है। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो गया है। तो आपको याद रखना है कि आरआरबी एग्जिस्ट कहाँ नहीं करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टेट कौन कौन से, एक तो यहाँ पर सिक्किम आप देख ही पा रहे हैं, दूसरा जो स्टेट है दैट इज गोवा। तो गोवा और सिक्किम में आरआरबी की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो सर्विसेज वहाँ पर आरआरबी की आपको नहीं मिलेगी। अगला है कि वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक भारत की प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में 23 अगस्त 2015 को एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। इस बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, वर्ष 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। मूलतः यह कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन वर्ष 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्ष 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। तो आप देख पा रहे हैं यह करंट का, आप कह सकते हैं कि करंट का प्रश्न रहा है, इकोनॉमिक्स से संबंधित, ठीक है। तो इकोनॉमी यानी जो आर्थिक परिदृश्य है इससे संबंधित करंट अफेयर। 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने मास्टर कार्ड इंक को भारत में नए कार्ड जारी करने से रोक दिया क्योंकि यह पाया गया कि अमेरिका आधारित मास्टर कार्ड देश के बाहर स्थित सर्वर पर भारतीय ग्राहकों का डेटा संग्रहित कर रहा था। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? साख सृजन पर क्या असर होगा? नगद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो की बात की जा रही है, CRR की। 99.99% क्लास जरूर कवर कीजिए, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप 99.99% को कवर कीजिए। CRR बेसिकली आज जब भी आप आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जब भी इंक्रीज करेगा तो जो साख सृजन है वो घटेगा। जैसे कि आप बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है, पैसा वैसा जो भी जमा करते हो तो उसका कुछ परसेंटेज
वर्तमान में CRR कितना है। अब जैसे कि आज की जो डेट है, आज डेट है 19 सितंबर, यहाँ पर जो करंट का CRR है वह 4.5% का है। तो मान लीजिए बैंक वगैरह में जो भी डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जो भी पैसे हैं 1 करोड़ रुपए है, और 1 करोड़ रुपए का 4.5%, ये सिंपली आप 100 करोड़, ठीक है, तो 100 करोड़ रुपए बैंकों के पास पैसे हैं। CRR करंट का 4.5%, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करना होता है तो RBI थोड़ा अपना लगाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है अपना CRR वगैरह क्या है बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि नगद कोषानुपात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा बता रहे हैं, पेट आप जरूर कवर कीजिएगा, 99.99% है। देखो दोस्त, यदि आपके पास यानी बैंकों का मान लो 100 करोड़ है पैसा, इसके बाद करंट का CRR कितना है 4.5%, तो RBI कहता है 4.5% हमारे पास रखो पैसे आप, तो 4.5 करोड़ यहाँ पर पैसा हो जाएगा RBI के पास। अब इस पर बैंकों को ना तो पैसा मिलेगा ना कुछ, सिंपली जानिए कि बस सिक्योरिटी के तौर पर वो रख लेगा 4.5 करोड़ अपने पास। अब यहाँ पर पूछा गया यदि नकद कोषानुपात को घटा दे, यानी CRR अगर 4.5 से मान लो 4% कर देता है RBI मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है, तो कितना 4 से यदि कर दे, 4.5 से 4% अगर कर देता है तो कितना हो जाएगा 4 करोड़। अब बैंकों के पास कितना पैसा रहा है, पहले देना होता था 4.5 करोड़ RBI को, लेकिन अब कितना देना पड़ रहा है, मात्र और मात्र कितना 4 करोड़, क्योंकि CRR 4% हो गया। तो ये 50, यहाँ पर जो 50 लाख पैसा, 50 लाख रुपए है, या बैंकों के पास वापस, यानी बैंकों को सिंपल सी बात कम देना पड़ेगा। तो ये 50 लाख जो होगा बैंकों के पास, बैंक क्या करेगी, पब्लिक को लोन देने की कोशिश करेगी। तो लोन क्या है, बढ़ रहा है ना, साख सृजन क्या है, बढ़ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। सिंपली भाई, यहाँ जब RBI के पास था तो उस पर कुछ मिल नहीं रहा था पैसा, ना तो कोई इंटरेस्ट ना कुछ, सिक्योरिटी के तौर पर RBI रख ली, लेकिन जैसे ही CRR घटा बैंक लोग खुश हो गए, फटाक से पब्लिक को लोन देना शुरू कर देंगे, 50 लाख इनके पास ज़्यादा आ गया, तो पब्लिक में बांटेंगे तो साख सृजन बढ़ेगा। तो वही बात यहाँ सिंपली कही गई। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक प्रश्न को अगर आप डिटेल में करोगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए आप 99.99% वाली को आप कवर कीजिएगा। अगला है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपये का नोट, यहाँ पर 100 रुपये का नोट बात की गई है, तो सिंपल सी बात किसके द्वारा, RBI के द्वारा। और यहाँ पर UPSSC पेट में आपसे पूछा हुआ प्रश्न है। 100 रुपये का नोट RBI गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है तथा 1 रुपये का नोट भारत के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 1 रुपये का नोट हो गया, चिल्लर हो गए, ये सब कौन होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही वो जारी किया जाता है। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का नोट, बाकी और छोड़ दो, उस पर हस्ताक्षर होगा RBI के गवर्नर का। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बैंकिंग लोकपाल अर्धन्यायिक प्राधिकारी है। विचार विमर्श के माध्यम से शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे दोनों पक्षों बैंक और ग्राहकों को बुलाने का अधिकार है। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। जो टॉपिक आपके दे रखा है सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो UPSSC के द्वारा देखो किस तरह का प्रश्न पूछा गया। 2021 में पूछा गया कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो घटना चक्र कवर करके गए थे पिछली बार, लगा के चले आए थे आसानी से। सही जवाब होगा PV नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे।
अगला प्रश्न है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण। भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित के माध्यम से संबंधित संरचनात्मक सुधार हुए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जबकि औद्योगिकीकरण इसमें सम्मिलित नहीं था। नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाना तथा निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना शामिल था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? विनिवेश आयोग से सही जवाब होगा जीवी रामकृष्णा, ऑप्शन ए। भारत में 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 1992 ईस्वी में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में किया था। इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। वर्ष 1996 ईस्वी में सरकार ने उक्त समिति की अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का गठन किया था और वर्ष 1999 ईस्वी में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। अगला है कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? तो आपको जो याद रखना हो बजट के अकॉर्डिंग ही याद रखना, जो कि आप बजट में पढ़ते हो, तो आप इस आंसर को ना ही याद रखो तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, आपको याद रखना है बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार की कर आय का यानी सबसे ज़्यादा जो टैक्स वाली इनकम है वह किस टैक्स की इनकम है? वस्तु एवं सेवा कर, यानी सबसे ज़्यादा जो इनकम है वह जीएसटी वाले टैक्स से 7.8 लाख करोड़। उसके बाद निगम कर का नंबर है 7 उसके बाद आयकर है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसके बाद नंबर आता है निगम कर का है, कारपोरेट टैक्स है। ठीक है, इसके बाद जो है वो इनकम टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है वस्तु एवं सेवा कर से। तो बस टॉप 3 याद रखो। नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा जो रहा है वह कितना करोड़ रहा है? तो दोस्तों जो भी रहा हो उससे कोई मतलब नहीं आपको दैट टाइम। ठीक है, प्रश्नकाल रहा पुराना। अब आपको याद जो रखना है वह करंट से संबंधित बातों को याद रखना है। तो वर्ष 2022-23 बजट अनुमान में जो राजकोषीय घाटा है वह 16.61 लाख करोड़ रुपए है। तो खासकर जो आपसे पूछ लिया जाएगा अमाउंट याद रख सकते हो, बाकी आपसे पूछा जाएगा जीडीपी का कितना प्रतिशत है राजकोषीय घाटा बजट 2022-23 में, तो 6.4% जीडीपी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्याज का भुगतान। तो प्रश्नकाल के दौरान रहा है। प्रश्नकाल तथा बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार भी विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। हालांकि वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट की योजनागत और गैर योजनागत व्यय की जो श्रेणी है इसको रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दिया गया है। बजट अनुमान 2022-23 में ब्याज भुगतान 9,40,651 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला प्रश्न है कि विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? रक्षा बजट 2016-17 का रहा है। अब जो है आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, करंट से आपको रिलेट करके पूछा जाएगा। तो अप्रैल 2022 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2021 में मिलिट्री खर्च के संदर्भ में शीर्ष जो देश हैं, शीर्ष देश निम्न है। यूएसए नंबर 1 है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर अपना प्यारा भारत है, चौथे पर यूके, फिर रसिया है।
बजट अनुमान 2022-23 में रक्षा पर जो खर्च किया जाएगा रक्षा बजट पर वह है 3,85,370 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं? इंपॉर्टेंट है आपका, और यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, विनिर्मित उत्पाद। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य जो घटक हैं प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पाद हैं। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर आपको आयकर दिख रहा है जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। सेवा कर है, सर्विस टैक्स यहाँ पर बात की जा रही तो यह इनडायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति कर यानी वेल्थ टैक्स है तो यह भी आप डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। कारपोरेट टैक्स भी जो है वो डायरेक्ट टैक्स का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर सेवा कर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, जो कि अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सब कन्वर्ट हो चुका है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर आयकर है, संपत्ति कर, निगम कर आदि होते हैं। केंद्र सरकार की अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, उत्पादन आयात कर आदि। राज्य सरकारों के जो अप्रत्यक्ष कर हैं सेल्स टैक्स हो गया, राज्य उत्पादन कर है, मनोरंजन कर, ठीक है, तो ये मनोरंजन वाला याद रखो, ठीक है। आप देखते होंगे न्यूज़ में सुनते होंगे आप लोग कि इस स्टेट ने जो है या मूवी बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है। तो एंटरटेनमेंट जो टैक्स है वह स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और अप्रत्यक्ष कर के रूप में। भारत में आयकर को कहा जा सकता है? प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती या अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो आयकर है इनकम टैक्स है एक तरह का प्रत्यक्ष कर होगा। तो प्रत्यक्ष कर होगा ए और बी में हो सकता है, तो सी और डी अपने आप फिनिश हो गया क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिखा हुआ है। तो वो प्रगामी होगा या समानुपाती होगा। समानुपाती में क्या है? समानुपाती में क्या भाई? समान अनुपात, यानी कि जो टैक्स देने वाले हैं अर्थात जो करदाता होते हैं उनके इनकम को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और एक टैक्स रेट फिक्स कर देना है ना, कि हाँ इतना % टैक्स देना है सभी को, तो वह समानुपाती होगा। तो अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ जो है स्लैब रेट चलता है। तो प्रगामी, इसी को आप प्रगतिशील के नाम से भी जानते हो। प्रगामी या प्रगतिशील? प्रगतिशील यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, अब जैसे 2.5 लाख तक नील है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तो आप जैसे कि 5% है, इस तरह बढ़ती जाती है। तो क्या है? अपने यहाँ प्रगामी है। तो प्रत्यक्ष और प्रगामी ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात की गई है। तो रेवेन्यू जो आपका जो होगा जैसे कि कैपिटल होगा आपका और आपका एक रेवेन्यू, ठीक है। तो कैपिटल आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ जो है खर्च करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कि हमको 2-3 साल के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक नई मशीन की आप स्थापना कर रहे हैं, है ना, कोई मशीन आप लगा रहे हैं नई, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको लाभ जो है देता रहेगा। लेकिन अगर आपने मशीन लगवाई, उस मशीन में कुछ पुर्जा वगैरह कुछ ख़राब हुआ, उसको आप जो है चेंज कर रहे हैं, तो वो जो चेंज करने का खर्चा होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। एक प्रिंटर की मरम्मत है, यहाँ पर मरम्मत करवाए, अगर प्रिंटर आप लगवा रहे हो, है ना, इंस्टॉल कर रहे हो, तब आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर आप रिपेयरिंग करवा रहे हो तो रिपेयरिंग आपका जो है रेवेन्यू में जाएगा, यानी यहाँ पर राजस्व व्यय होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। वहीं पर फैक्ट्री शेड का निर्माण वगैरह आप कर रहे हो, निर्माण की बात की जा रही है, अगर यहीं पर रिपेयरिंग हो जाता मरम्मत का तो ये भी रेवेन्यू में जाता, लेकिन ये आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ सी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि आप करंट ईयर में जो खर्च करोगे, है ना, बार बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खासकर जो बीकॉम वगैरह कर रहते हैं तो उनको मालूम रहता है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, डेबिट क्रेडिट करते करते।
चलिए अगला है राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से होता है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर एक वित्त वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है। मान लीजिए सरकार आप हैं, आपकी जो परिसंपत्ति आपका घर है, यदि आप घर की रिपेयरिंग करवा रहे हो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नया घर बनवाओगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा और ना ही देयता में कमी होती है। भाई घर मान लीजिए आपने लोन लिया है, आपके पास लायबिलिटी है, देयता है आप, और आप उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं तो उसमें कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, देयता में थोड़ी कोई कमी आएगी, लायबिलिटी तो कम होगी नहीं। तो वही बात यहाँ की गई। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, ऋणों के भुगतान पर किए गए व्यय आदि। दिए गए प्रश्न में एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है। इससे सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। विकास व्यय में पहला दिया हुआ है रक्षा व्यय, दूसरा दिया आर्थिक सेवाओं पर व्यय है, तीसरा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय और राज्यों के लिए अनुदान ग्रांट वगैरह। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त वह होगा ऑप्शन ए रक्षा व्यय। अगला प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति दे रखा है और स्फीति है, सी है मंदी, डी है नन ऑफ द अबव। व्हाट इज करेक्ट आंसर। तो वित्त व्यवस्था, घाटे की जो वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। आय से अधिक व्यय करना तथा उस घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का सृजन करना घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, परंतु वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ने पाती, इसलिए कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, क्या कहलाती है। तो अभी पढ़ रहे हो, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी। तो जब भी मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है। एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, परंतु अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में कभी कभी इस समय रेट जो इंक्रीज किए गए हैं, सीआरआर वगैरह जब भी इंक्रीज़ होगा तो जो लिक्विडिटी है लोगों के पास से पैसा थोड़ा बहुत कमी होगी, क्योंकि जब भी पैसे की आपूर्ति होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक जब भी हो जाएगा तो भाई डिमांड ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। सकल घरेलू बचत में सही जवाब बनेगा परिवार, ऑप्शन डी। हाँ, ये अर्थव्यवस्था का अगला जो टॉपिक है वर्ष 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए उनसे संबंधित प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला पूछा गया कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। इस कार्यक्रम को कहा जाता है एग्री उड़ान, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए 4 अगस्त 2017 को एग्री उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी। सही जवाब बनेगा दोस्तों, सही जवाब है 25 सितंबर 2014, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं संरचना तथा अभिनव प्रयोग से वाजपेयी के केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके।
मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? सही जवाब आप देख रहे हो 25, ऑप्शन यहाँ सी होगा सही जवाब। अगला जो टॉपिक है सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था में वो है वस्तु एवं सेवा कर। तो इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में किस तरह पूछे गए आयोग के द्वारा, देखिए प्रश्न। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब रेट कितना है? तो आप जानते हो 5 स्लैब रेट हैं, है ना। 0% है, 0% कोई स्लैब रेट, हाँ 0% हो गया, इसके बाद 5%, अब इसके बाद फिर 12 है, इसके बाद 18 और जो हाईएस्ट है वो 28 है। उच्चतम पूछा गया है तो 28 लगाओगे, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो 5 लगाइएगा, 5 स्लैब रेट कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा 0% कोई प्रतिशत है, तो 99.99 परसेंटाइल पेट क्लास आप कवर कीजिएगा, वहाँ पर अच्छे से बताया जाए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक कर व्यवस्था में वर्तमान में 5 स्लैब रेट है, 0%, 5%, 12, 18 और 28। सबसे ज़्यादा 28% है। ऑटोमोबाइल तथा विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी 28%। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने घटकों में होगा? तो जीएसटी का जो घटक होगा भाई, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है तो सीजीएसटी हो जाएगा, स्टेट का होगा स्टेट जीएसटी, फिर स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरी वाले हो जाएंगे, फिर स्टेट टू स्टेट या स्टेट टू यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी टू स्टेट वाले, तो आप उसको कहोगे इंटीग्रेटेड यानी आई जीएसटी। तो 4 होंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 दिया आंसर 2 दिया है भाई। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनकी। वस्तु एवं सेवा कर 2 घटकों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय कर जीएसटी और राज्य कर जीएसटी दिया है। अब देखिए जो अपना इंडियन जो जीएसटी मॉडल है वह ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो पार्ट होंगे, घटक होंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स भी तो आएगा, यूनियन टेरिटरी वाले, तो आप 4 सम करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 दिया, अब क्यों दिया है, कहाँ 2 दिया, किस तरह वो, ठीक है। तो दोस्तों आप 4 लगाइएगा, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट की बात की गई, घटक की बात होगी, तो जीएसटी के कितने घटक होंगे याद रखिएगा, 4 होंगे, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा, स्टेट का ले लोगे, यूनियन का ले लोगे, और जो आई इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो पेट वाले जो 99.99% क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। आइए देखते हैं। अगला है कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लगाइएगा, 4 घटक, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था, किस ईयर में? तो जीएसटी जब भी आया लोग जो है लोगों को सताने लगा, तो सताना यानी कि 17, इस तरह याद रखिएगा 2017। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया था। 1 जुलाई को हर साल जीएसटी डे के रूप में मनाते हो, ठीक है। तो इस तरह याद रहेगा, भूलोगे नहीं कि कौन सा ईयर रहा है। तो जीएसटी लोगों के ऊपर जानते ही हो, इस समय लोगों को सता रहा है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। आइए अगला है मिसलेनियस पार्ट को कवर करते हैं। 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हित कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2019-20 का पूछा गया है, आपको याद रखना है बजट 2022-23 का। बजट 2022-23 में मनरेगा हित 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि संशोधित जो अनुमान रहा है वह यह अनुमान 98,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो आपको करंट के हिसाब से याद रखना है बजट 2022-23 का मात्र और मात्र 73,000 करोड़ रुपए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है, इसके अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? सही जवाब बनेगा दोस्त वर्ष 2017-18, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के तहत भारत में अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनके नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना तथा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि। एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा 75%, ऑप्शन सी। वर्ष 1980-81 से प्रारंभ एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75%, राज्य सरकार द्वारा 15% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि लाभार्थी का जो हिस्सा है वो भी 10% अपना खर्च करते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? लाभ अर्जित करना। तो पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न रहा है, बेसिक है। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा आपका किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो अपने यहाँ तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं। तो पब्लिक में आप जानते हो कि पब्लिक सेक्टर वाले जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होंगे, यानी सिंपल सी बात है भाई, वहाँ पर जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, पब्लिक की सेवा करना मेन उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर केवल यहाँ लिखा हुआ मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना। तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीवादी। ऑप्शन डी होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण रूप है। अगला प्रश्न पूछा गया, फेमा का पूर्ण रूप क्या होगा? फेमा, तो यहाँ पर फेमा की बात की जा रही है। फेमा ही पहले जो है फेरा के नाम से था, तो बाद में इस जो है नाम चेंज कर दिया गया। दो आपका फेमा यानी जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म। तो फेरा जो रहा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट रहा है, तो मैनेजमेंट एक्ट है। तो यहाँ फुल फॉर्म होगा क्या भाई? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 भी है, याद रखिएगा ईयर भी, कभी कभी वो एक्ट का ईयर भी पूछ लेंगे आपसे। कौन सा ईयर? 1999 एक्ट है, फेमा एक्ट। आगे देखो, वर्तमान सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू कर दिया? आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सही जवाब बन जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, किसान विकास पत्र। सितंबर 2014 में किसान विकास पत्र योजना को पुनः प्रारंभ किया गया। किसान विकास पत्र एक निश्चित दर वाली बचत योजना है जिसमें निवेश को तय समयावधि के बाद दुगना किया जाता है। किसान विकास पत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ भारत की डाकघरों में भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में यह प्रमाण पत्र 1000, 5000, 10,000 और 50,000 रुपये में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? सही जवाब बन जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अप्रैल 2015 में, ठीक है 2015 है, 15 द्रा मुद्रा, तो द्रा और 15 कुछ याद आ रहा दिमाग में, इसे बैठा लेना कि 2015 की है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। कुछ इस तरह याद रखोगे, आएगा दिमाग में ऑप्शन देखने के बाद। तो अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को अधिकतम 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? सही जवाब बन जाएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन डी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिसमें से एक को वर्ष 2016 तक हासिल किया जाना था। इसके बाद 2024 तक ऐसे ही 5 और आदर्श ग्राम यानी प्रति वर्ष एक विकसित करना है। अर्थात वर्ष 2024 तक कुल टारगेट कितना होगा? 8 आदर्श ग्राम। 7 मिशन क्या है? 7 मिशन कार्यक्रम। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं, यानी इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा 7 मिशन कार्यक्रम के तहत? पहला दिया हुआ 100 स्मार्ट सिटी मिशन, बिल्कुल सही। अमृत या कायाकल्प
और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, यह भी सही है। हृदय यानी राष्ट्रीय विरासत, शहर विकास और उन्नति योजना, यह भी सही है। अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब बन जाएगा। 7 मिशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों में अधोसंरचनात्मक सुधार के लिए वित्त या फंड उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम में जो है ये अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करनी है। जानकारी दी जा रही है कि केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की घोषणा की है। जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने से संबंधित योजना 2018 बजट में रही है। पहचान करनी है कौन सी योजना होगी। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। सही जवाब बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। केंद्रीय बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की घोषणा की थी। यह जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होंगे। अगला प्रश्न है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन दैट इज अमृत किस मंत्रालय के अधीन है। बताइए भाई, अमृत किस मंत्रालय के अधीन है। अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किस मंत्रालय के अधीन होगा। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप क्लिक कर ले जाओगे अर्बन से। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, ऑप्शन ही सही जवाब होगा। अमृत योजना अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना का ध्येय शहरी भारत का कायाकल्प करना। यह भारत सरकार की आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन है। स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होता है जिनके पिछले वर्ष का जो वार्षिक कारोबार है, वार्षिक जो टर्नओवर है वह कितने से अधिक नहीं होता है। तो आपको करंट का याद रखना है। दैट टाइम ये पूछा गया है आपका 2000 किस ईयर में, 2016 में। तो 2016 में पूछा गया है, अब चल रहा है 2022 है ना। तो 2019 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है लिमिट को। तो आपको करंट याद रखो है ना, 25 करोड़ पहले रहा है। स्टार्टअप इंडिया योजना की जो घोषणा है वह 15 अगस्त 2015 को नई दिल्ली लाल किले से किया गया था और यह योजना जो प्रारंभ हुई है 16 जनवरी 2016 से। यह योजना उन संस्थाओं पर लागू होगी जिसने किसी भी वित्तीय वर्ष में यानी वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च में वार्षिक कारोबार जो है 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया हो। तो 25 करोड़ को आप भूल जाओ, बस दिमाग में रखो कि 25 करोड़ से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है, 25 करोड़ से इसको बढ़ाकर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। तो एक सीट लिमिट याद रखिएगा 100 करोड़। आप कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट करो, 1 अप्रैल 2022 को आपने कोई स्टार्ट किया स्टार्टअप और आपका जो टर्नओवर है 31 मार्च 2023 तक 99 करोड़ रुपए का है, तो आपको टैक्स से छुट्टी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, तो लिमिट याद रखो 100 करोड़। अगला है कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना, सही जवाब बन जाएगा अप्रैल 2014। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफार्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। ई रकम, सही जवाब बन जाएगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए, ऑप्शन बी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के क्रम में ई रकम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मानदंडों की जानकारी मिलेगी। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कौन सी बीमा योजना शुरू की गई है। सही जवाब बन जाएगा प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा वहीं पर यदि बागबानी फसलों का पूछा जाता है दोस्तों 5% याद रखिएगा। भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना % संरक्षित करना है? सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन ए 50%। केंद्र सरकार की 2 वर्ष पुरानी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना के 17-18 में 47.5 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र को कवर किया गया है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2018-19 में फसल क्षेत्र के कवरेज को 50% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए। अगला है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सही जवाब बन जाएगा वर्ष 1998-99 में, ऑप्शन बी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है। इसके द्वारा नाबार्ड। किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी व्यापारिक बैंकों की है, कमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? व्यवस्था तो करता है नाबार्ड, लेकिन सामान्यतः निर्गत नहीं करता है। नाबार्ड ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 98-99 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है। इसके द्वारा किसानों की कृषि साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जाता है। था स्पष्ट है किसान क्रेडिट कार्ड सामान्यतः नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो 1995 में मिड डे मील जो योजना है वो चलाई गई है? मध्याह्न योजना चलाई गई, मिड डे। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन यहाँ बी होगा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना। विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम दैट इज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। यह योजना न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन की संशोधित योजना है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। सितंबर 2004 से इस योजना को संशोधित तथा व्यापक रूप से प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया। 1 अक्टूबर 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों के संबंध लागू होते हैं। तो पहले प्राइमरी ही रहा 1 से 5, लेकिन अब जो है 1 अक्टूबर 2007 से इसको जो है थोड़ा एक्सटेंड किया गया कि 6 से 7 तक के बच्चों में भी लागू होगा। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों पर डे करनी है, दैनिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आधार पर करनी होती है। दैनिक मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? बताइए दोस्तों, मूल्य स्थिरीकरण कोष है ना,
दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। जो स्कीम है निम्न में से किसके लिए लागू की गई है? तो पुरानी खत्म, नई यहाँ पर भी नई प्रस्तावित पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है आपका प्याज और आलू, 3 और 5 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोर्स है ना, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड योजना प्याज और आलू के लिए लागू की गई है। भारत में पहली बार वर्ष 2003 में कुछ निर्यात उन्मुख फसलों के लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोर्स बनाया गया था तथा वर्ष 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया। नई PSF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, नई जो मूल्य स्थिरीकरण कोष है, इसकी जो घोषणा है 2014-15 के बजट में की गई थी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्वास लाभ। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उल्लेख अधिनियम की धारा 46 में किया गया है। इसके अंतर्गत 6 सामाजिक सुरक्षा लाभ वर्णित हैं। पहला चिकित्सा लाभ, दूसरा बीमारी लाभ, तीसरा विकलांगता है, चौथा मातृत्व, 5वां आश्रित्व और 6 जो है अन्य लाभ के अंतर्गत अंतिम संस्कार व्यय एवं प्रसूति व्यय है। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सही जवाब बन जाएगा आपका राजीव आवास योजना, ऑप्शन डी। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा राजीव आवास योजना की शुरुआत की गई। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। योजना की कार्यान्वयन जो अवधि है 2013 से 22 तक। अगला प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो ये लेखपाल वाले अच्छे से कवर कर चुके हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कराया गया, फिर आप देख लीजिए, यूपीट्रिपल का ही है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त 25% और 7,500 रुपये, ऑप्शन सी। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्रमशः 25%, 7,500 रुपये है। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखा जाने की निर्णय लिया गया। साथ ही SC/ST दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये तक ऋण अनुदान दिया जाएगा। तो आपको जो करंट के पर्पज से याद रखना है वह यही याद रखना है, ठीक है, भूल जाना है बाकी। नाम याद रखिएगा, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का जो नामकरण है चेंज कर दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन। इसके बाद इसमें SC/ST और दिव्यांग के लिए जो अमाउंट है इसको याद रखना है। अगला है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई जो लागत है वह कितने से कम नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, 50,000 रुपये। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की औसत जो इकाई लागत है वह 80,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर चुके हो? तो ये आप लेखपाल के लिए आप कर चुके होंगे। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा आपका 70, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न है SGSY का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है, पूर्ण रूप बताना है। सही जवाब बन जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अथवा आय रहित व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यक्रम है। यह योजना एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। जून 2011 में इस योजना का पुनः नामकरण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किया गया और नवंबर 2015 में इसका नामकरण फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 31। शहरों के बाहर आर्थिक अवसर बनाने के लिए किस मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, पूरा। राजस्व लेखपाल परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न भी रहा है और अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है 2015 में पूछा, साथ ही साथ 2022 में पूछ लिया पूरा संबंधित। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है, इसका राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा, एक्चुअली क्या है कि कैटेगरी में भी दिया जाता है, कुछ में 75-25 का रेशियो तो 90-10 का भी है, तो आपको यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में रखना है। प्रश्नकाल में इंदिरा आवास योजना में लागत का जो वहन केंद्र और राज्य रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम को छोड़ दो, उनके मध्य 75 और 25 का रेशियो, यानी 75 रुपये केंद्र सरकार तो 25 रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी। लेकिन वहीं पर केंद्र व पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के मध्य अब जो है वो 90 और 10 के रेशियो में था। 1 अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित किया गया। इस योजना के अंतर्गत लागत का वहन केंद्र राज्य सरकारों के बीच जो मैदानी क्षेत्र हैं उनकी रेशियो 60-40 का है, पूर्वोत्तर और हिमालयी के लिए 90-10 के आधार पर किया जाएगा। इसमें कई इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से बढ़कर 1,20,000 रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों राज्यों दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपये से बढ़ाकर कितना 1.30 लाख रुपये कर दी गई है। अगला प्रश्न है एमजी नरेगा के अंतर्गत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? तो अनुपात जो होता है वह 75 और 25 के रेशियो में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का जो अनुपात है वह 75 और 25 का है। 7 सितंबर 2015 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन डी 100 दिन का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 201 रुपये है। उत्तर प्रदेश 23 मार्च 2020 को कर दिया गया 201 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी के लिए तैयार हैं। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है और यह जो है प्रश्न रहा करंट अफेयर से संबंधित, तो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित, और सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। पेट में फिर पूछा गया करंट से ही संबंधित प्रश्न कि बोल्ड दैट इज बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ परियोजना, यानी बोल्ड जो परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? बोल्ड। और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। 4 जुलाई 2021 को बोल्ड परियोजना को खादी एवं ग्रामों उद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के उदयपुर जनपद की निचला मंडवा गांव से प्रारंभ किया गया है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गरीबी रेखा। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे गरीबी रेखा यानी पावर्टी लाइन कहती है। यह गरीबी रेखा भारत में गरीबी के मापन के लिए एक बेंचमार्क का काम करती है। अगला है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित किससे है?
यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नरकसे से। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नर्स के संबंधित है। इस अवधारणा का मानना है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने की सूत्र की देखरेख कर रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों यस तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी। सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने की सूत्र का निर्माण किया था। ध्यातव्य है कि लकड़वाला कमेटी एवं रंगराजन कमेटी का भी संबंध गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने से है। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो वह कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे आप गरीब नहीं समझोगे। और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों 32 रुपये, ऑप्शन ए। श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से अधिक, तो याद रखिएगा ग्रामीण का 32 रुपये है, शहरी के लिए अगर 47 रुपये से अधिक खर्च करता है तो आप उसे गरीब नहीं समझोगे। अगला है सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें जो सम्मिलित होता है क्या? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, पूंजी खपत भत्ता। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन डी। प्रश्नकाल में भारत राष्ट्रीय आय की भारत में यानी प्रश्नकाल के दौरान भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य रहा है वह सीएसओ द्वारा किया जाता था, परंतु वर्तमान में यह जो आकलन है वह एनएसयू के द्वारा, ठीक है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य है कौन करता है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। पहला है साधन लागत या आय विधि, दूसरी विधि है उत्पाद विधि और तीसरा है व्यय विधि। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो फिर 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर सही जवाब रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन ए। अब आएगा आपको तो एनएसओ सीएसओ की जगह एनएसओ लगाना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है वर्तमान में। बेहतर संतुलित विकास के लिए कोश प्रवाह को लक्षित किया जाता है, जिसे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्य आते हैं विशेष श्रेणी वाले? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, प्रश्नकाल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। विशेष श्रेणी वाले राज्य की अवधारणा को पहली बार 1969 ईस्वी में वित्त आयोग के द्वारा पेश किया गया। प्रारंभ में 3 राज्यों असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को यह दर्जा दिया गया। बाद में श्रेणी में 8 और राज्य शामिल हो गए, जो कि इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख निर्मित किए गए। अगला है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं आपके लिए, प्रश्नकाल के समय से हिसाब आंसर जो है बी रहा है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार आपको ध्यान देना है कि वर्ष 2021-22 की फर्स्ट एनुअल एडिशन में स्थिर एवं वर्तमान मूल्यों पर देश की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 93,973 रुपये तथा 1,50,326 रुपये है। तो कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर मूल्य पर जो कितना है 93,973। वहीं पर करंट में देखना है तो करंट मूल्य पर ये जो है 1,50,326 रुपये है, जो कि वर्ष 2020-21 की तुलना में क्रमशः 8.4% तथा 16.7% की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, तो राष्ट्रीय आय को प्रायः जो कहा जाता है वो होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, यानी नेट नेशनल एनएनपी नेट नेशनल
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन का लागत, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एनएनपी क्या है? बेसिकली जो भी अपने इंडियन सिटीजन है, चाहे वो अपनी कंट्री में हो, चाहे वो इंडिया के बाहर अब्रॉड में हो, जो भी उनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी जो वैल्यू है वही होगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है? सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर कृषि दे रखा, जो कि एग्रीकल्चर होगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं पशुपालन वगैरह अपने, कृषि। इसके बाद यहाँ पर देखोगे द्वितीय सेक्टर है जो कि विनिर्माण का होता है, मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा जो सेक्टर है वो सर्विस, सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि से आते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? यह 2019 में पूछा रहा है। आपको जो याद रखना है वह करंट से रिलेट करके याद रखना है, तो इस परसेंटेज को भूल जाना है। और आपको जो याद रखना है वो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 की फर्स्ट एनुअल एडिशन में जो जीबीए है, वह जीबीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 18.8% अनुमानित है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई होगा, सड़कों की उपलब्धता होगा। बीमा दिया है तो बीमा भी, फसल बीमा वगैरह होता है, कृषि हो गया आपका। खनन यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब बन जाएगा। सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडार संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि कृषि विकास आधारित प्रमुख संरचना कारक हैं। दिए गए विकल्पों में खनन कृषि विकास आधारित संरचना कारक नहीं है। अगला प्रश्न है कि कृषि निर्यात नीति 2018 का जो लक्ष्य रहा है कि वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को कितना डॉलर तक पहुंचाना था? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 60 बिलियन से अधिक। 6 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी गई। इसके तहत वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर से अधिक करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा है वह कितना रुपये प्रति क्विंटल रहा है? तो आपको लेटेस्ट याद रखना है, इसको भूल जाना है। 2021 में जो जारी आंकड़ा है इसके अनुसार गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा है 22-23 की रबी विपणन हेतु 2015 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? कितनी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य की? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा, वैसे टोटल जो है फसलें होंगी 23, ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, 23 फसलें होंगी जिसमें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कि गन्ने को भी शामिल करोगे तो 23 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आइए देखते हैं। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो CACP। इस संस्था के द्वारा यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कुल 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP हो गया, और गन्ने के लिए क्या है FRP होता है। ठीक है, तो जो सिफारिश की जाती है किसके द्वारा? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। तो 22 की हो गया MRP और एक FRP, तो टोटल 23 फसलों की यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं भारत सरकार की, तो 22 भी लगा सकते हो, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ऐसे आयोग के द्वारा ऐसे प्रश्नों को क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि है तो टोटल
जो है 23 फसलें, लेकिन इसमें 22 तो जो है MSP, जिस पे MSP होता है, और एक के लिए FRP होता है गन्ने के लिए। तो सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। अनुमोदित कौन करेगा, मंजूरी कौन देगा भाई? सरकार देती है, कैबिनेट मामलों के मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्थिक मामलों को जो विभाग रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा, इसका यही काम है, सिफारिश करना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला, सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। वर्ष 2011 में उत्तराखंड विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2020 में घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो इसको भी याद रख लो आप, कावेरी वाला भी पहला याद रखो, उत्तराखंड विशेष पहला रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि क्षेत्र पर। तो सही जवाब यहाँ पर होगा लगभग 45 से 55%। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का लगभग 49% कृषि क्षेत्र पर रोजगार प्राप्त करता। तो वर्ष वहीं 2021-22 में GBA में जो एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो 18.8% का है। तो 18.8% को याद रखो, योगदान GBA में। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM नाम क्या है? तो इनाम पोर्टल आप सुने होंगे। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा आपके कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार मंच है। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच है जो किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। अगला है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग कितना % का है? तो वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में आप अभी पढ़ रहे हो, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो GBA में 18.8% का है। तो यही आपको याद रखना है। पुराना प्रश्न है तो पुराना आंसर रहा होगा, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है दोस्तों, वह लेटेस्ट जो आपका आर्थिक समीक्षा 21-22 है, इसी के अकॉर्डिंग याद रखना है। संबद्ध क्षेत्र की का GDP में, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद जो रखना है वो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 फर्स्ट जो एनुअल एडिशन रहा है, इसमें GBA में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का 18.8%, औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 28.2%, वहीं सर्विस सेक्टर का 53% है। अगला प्रश्न है कितना % भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो अभी देख के आ रहे हो लगभग 49% 17-18 के अनुसार। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्त कि वर्ष 1965 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया था? पहली बार जो MSP घोषित किया गया था किस फसल के लिए? और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा धान, ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1965 ईस्वी में धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया। पहले MSP के लिए गठित CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ML दंतवाला थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो वैसे 5 दालें हैं, इनमें से पाँचों को पाँचों यहाँ पर शामिल दिख रही हैं। तो आप जानते हो टोटल जो है 23 फसलें जो है वह 23 फसलें में 22 तो MSP वाला है और एक जो है FRP वाला गन्ना वाला है। तो ये जिम्मेदारी है आयोग के पास, कृषि लागत मूल्य, और टोटल देखोगे तो 25 हैं। प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी दालें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित हैं, अतः उपयुक्त विकल्प में से कोई भी जो है वो सत्य नहीं होगा। MSP की जो घोषणा है सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 23 फसलों जिसमें कि 22 MSP और एक गन्ना FRP का है मूल्यों की अनुशंसा करती है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2 अन्य फसलें हैं, एक है तोरिया और दूसरा है छिले हुए नारियल। इनके लिए MSP की घोषणा की जाती है सरकार की द्वारा।
अतः सरकार कुल 25 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत यहाँ पर जो दिया गया है आपका दो ऑप्शन बन जाएंगे आपके, एक तो तंबाकू होगा और सब्जी और फल। तो ए और सी यहाँ पर दोनों दिए गए हैं। किसानों की उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दो मुख्य देखिए रबी और खरीफ। तो रबी और खरीफ के दौरान प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, जो किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य के रूप में होता है। दिए गए विकल्पों में तंबाकू हो गया और सब्जी फल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि शेष जो दिए गए हैं सभी आते हैं। तो तंबाकू, सब्जी जो फल है ये सब नहीं आते हैं एमएसपी के तहत। एक छोटा सा नोट है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू की न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा किया गया है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है जो आंध्रा है स्टेट गवर्नमेंट उसने खुद घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तंबाकू जो है सम्मिलित नहीं है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में तंबाकू का उल्लेख है। ये रिपोर्ट क्या है? इवेल्युएशन स्टडी ऑन एफिशिएंसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ऑन फार्मर्स। बस इतना याद रखो। अगला प्रश्न नंबर 61 है, धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है 2015 में, तो दैट टाइम आपको याद नहीं रखना है, जो लेटेस्ट डाटा है उसको याद रखना है, ठीक है। 2440 और 2460 सामान्य और ग्रेड के लिए। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है दोस्त, वो डाटा आपको ये याद रखना है विपणन सीजन 2022-23 के लिए। धान का जो समर्थन मूल्य है वह सामान्य धान के लिए 20 यानी 2040 रुपये है, जबकि 20 रुपये अधिक हो जाएगा किसके लिए? ग्रेड ए के लिए 2060 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिश्रित फसल कहलाती है। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूल मंडी। भंडारण की सुविधा की कमी है, परिवहन की कमी हो गया, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य क्या है? दोष होंगे। जबकि अनुकूल अगर मंडी है तो भाई कृषि विपणन की लाभकारी ही है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से क्या है? निर्भर है 49% पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? सही जवाब बन जाएगा एग्रीकल्चर, ऑप्शन ही सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जैसे कि कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में अंतर्गत विनिर्माण हो गया आपका, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। वर्ष 2014-15 का पूछा जा रहा है कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो आपको करंट याद रखना, इसको नहीं याद रखना। तो आपको जो याद रखना वो है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान में कुल जो खाद्यान्न उत्पादन 308.6 मिलियन टन है, जबकि 2019-20 में जो है वो कितना रहा? 297.5 मिलियन टन। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट जो याद रख लेना है वो 308.6 मिलियन टन। अगला है 17-18 का खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा पूछी जा रही है, तो आपको लेटेस्ट याद रखना है, इसको नहीं याद रखना। आपको याद रखना है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो 17-18 में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा 285 मिलियन, वहीं पर 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.6 मिलियन टन अनुमानित है, और जबकि 2000 इतने में रहा, तो 308.6 मिलियन टन आप याद रखो। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने किसमें जो है स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीएसटी प्रतिपूर्ति कर। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने जीएसटी प्रतिपूर्ति
पूर्ति उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। इस अधिनियम के तहत 13 उपकरों को समाप्त किया गया है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा उपकर है, उपकर यानी सेस आपका, ठीक है, स्वच्छ भारत उपकर है, अवसंरचना उपकर आदि शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? सही जवाब है चाइना, ऑप्शन सी। तो इस तरह रहे हैं। और जबकि भारत जो 2019 में रहा, 2019 के अकॉर्डिंग डाटा 5वें स्थान पर। विश्व बैंक द्वारा जो जुलाई 2021 में जारी आंकड़ा रहा, इसके अनुसार वर्ष 2020 में जीडीपी के संदर्भ में विश्व की शीर्ष 5 जो देश हैं क्रमशः यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, जर्मनी, यूके, फिर जो है भारत का स्थान छठा रहा। तो ये बुक थोड़ा पहले छप चुकी थी। अभी जो हाल ही में न्यूज़ है आप जानते हो, अब यूके को भी पछाड़ कर अपना जो प्यारा भारत है वो 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। कितने नंबर पर? 5वें नंबर पर। तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो कंट्री है वो अपना प्यारा भारत हो चुका है। अगला प्रश्न है मूल लेखांकन समीकरण बताइए। मूल लेखांकन समीकरण अकाउंटेंसी का जो बेसिक है वह क्या होता? मंडी परिषद 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है और सिंपल सी बात, कोई भी कंपनी या कोई भी कुछ भी तो जो एक साइड होता है आप लायबिलिटी और एक होती है असेट्स। तो असेट जो इक्वलिटी होता है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स के फंड होते हैं प्लस जो लोन वगैरह रहता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो होगा सी। संपत्ति इज इक्वल टू असेट इज इक्वल टू देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। मूल लेखांकन समीकरण संपत्ति इज इक्वल टू देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा है, अर्थात यह किसी व्यक्ति या व्यवसाय की संपत्ति, देनदारी और मालिक की इक्विटी के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बैलेंस शीट समीकरण भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल अपान कितना? निश्चित ब्याज वहन निधि है, यानी जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है वेरिंग फंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट वेरिंग फंड इज इक्वल टू होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा पूंजी लाभ अनुपात। ऑप्शन यहाँ बी होगा सही जवाब। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। पूंजी लाभ अनुपात कैपिटल गियरिंग रेशियो को वित्तीय लीवरेज यानी फाइनेंशियल लीवरेज के रूप में भी जाना जाता है। वस्तुतः यह एक तरह का ऋण का स्तर है जो कि कंपनी संपत्ति का अधिग्रहण करने या इसके संचालन के लिए उपयोग करती है। तो जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया होगा उनको मालूम होगा बेसिक ये फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट होता है सीए में, सीए जो कोर्स करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से, वहाँ पर रहता है कैपिटल गियरिंग। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस डिटेल ऊपर से देख लेना फार्मूले के तौर पर, डिटेल नहीं करना। 2017-18 के अनुसार दौरान जो है भारत में तीसरा सबसे बड़ा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो 17-18 की बात की गई, आपको करंट के हिसाब से देखना है। तो आपको जो लेटेस्ट डाटा याद रखना है दोस्तों वो 21-22 का याद रख लो आप। सिंगापुर नंबर 1 है, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर मॉरिशस है। अगला प्रश्न है कि 14वां जो वित्त आयोग का अध्यक्ष रहे इनमें से कौन थे 14वें? तो दैट टाइम आपको याद रखना है वाई बी रेड्डी रहे हैं। आपको लेटेस्ट याद रख लेना है जो 15वां वित्त आयोग है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और आपसे ज़्यादा पहला अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी तो के.सी. त्यागी, ठीक है। कौन? के.सी. अच्छा नियोगी, याद रखो, त्यागी बोल रहे हैं, नियोगी, के.सी. नियोगी। बाकी आपको मालूम है पहला वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। वर्तमान में एन.के. और पहले जो है के.सी. नियोगी रहे हैं। अगला है भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? पहली आर्थिक जनगणना, यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त 1977 ईस्वी में, ऑप्शन ए। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 6 आर्थिक जनगणनाएं संचालित की हैं। पहली आर्थिक जनगणना 1977 में, दूसरी जो है 1980 में, तीसरी 1990, चौथी 1998 में, पाँचवीं जो है 2005 में, छठी 2013 में। वहीं पर जो 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत है वह वर्ष 2019 से त्रिपुरा से हुई है। तो ये लेटेस्ट आपको याद रख लो कि 7वीं जो आर्थिक जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई है तो त्रिपुरा से है, और पहली जो रही 1977 में की गई थी। अगला है कि किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज की
सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? और आपका सही जवाब बनेगा दोस्त नेफेड, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेफेड की स्थापना कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए की गई थी, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो नहीं है शामिल? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत की कृषि निगम। अगला है कि कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी है? तो यह आपका पुराना प्रश्न हो गया। तो इससे संबंधित आपको जो डाटा याद रखना है वो करंट का याद रखना है कि बजट अनुमान 2022-23 में जो उर्वरक सब्सिडी हेतु है वह कितना है? तो ये है 1,05,222.32 करोड़ रुपए आवंटित है, जिसमें से यूरिया जो सब्सिडी है वह है 63,222.32 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो उर्वरक सब्सिडी में यूरिया कितना है इसको याद रखना, इतना ही डाटा आपको करंट के पर्पज से याद रखना है बस दोस्तों। अगला है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की जो बेरोजगारी है इसको क्या जाना जाता है? बेरोजगारी का किस तरह की होगी? सही बताओ। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त अंतर्निहित बेरोजगारी, ऑप्शन बी। अंतर्निहित बेरोजगारी में प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में अधिकतर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित भी कर दिए गए तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक अंतर्निहित बेरोजगारी की परिलक्षित होती है। तो सबसे ज़्यादा इस तरह की जो बेरोजगारी है देखने को जो मिलती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो महात्मा गांधी का जो विचार रहा गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, मशीनरी और नवीनतम तकनीकों का अधिकतम उपयोग, तो ये जो है नहीं रहा। मशीनरी का उपयोग बतिए नहीं किए महात्मा गांधी। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज की बात की, कुटीर उद्योग की बात की, गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म है ना, तो गांधी जी कहा ही करते थे कि भारत जो है वो गाँव में बसता है। तो सभी बातें सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। महात्मा गांधी उद्योगों में दीर्घ मशीनरी और नवीनतम तकनीक के अधिकतम उपयोग के प्रबल विरोधी थे। महात्मा गांधी के प्रमुख आर्थिक विचार निम्न हैं: गैर हिंसक अर्थव्यवस्था अर्थात बिना किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी, शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण अर्थात सभी की भागीदारी को बढ़ाने की पक्षधर थे, लघु एवं कुटीर उद्योगों के समर्थक रहे हैं, गाँव का सर्वोदय अर्थात प्रवसन किए बिना जो है वो रोजगार की उपलब्धता करना। अगला प्रश्न है कलकत्ता, जो कि अब नाम कोलकाता है। तो कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान अनुसंधान, शिक्षण एवं सांख्यिकी के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति समर्पित एक अद्वितीय संस्थान है, जिसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। इसके 4 केंद्र हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, तेजपुर में अवस्थित हैं। और जो पीसी महालनोबिस यानी कि जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, इन्हीं का जो जन्म जयंती है ना, जन्म दिवस जो कि 29 जून है, तो 29 जून को आप हर साल क्या है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हो। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? सही जवाब होगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन डी। ट्रैक्टर आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेक कंपनियां हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर पंजाब में है। अगला प्रश्न है आपका एपीडिया का यहाँ पर आपको पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म। सही जवाब बन जाएगा दोस्तों एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। एपीडा का विस्तृत रूप कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 ईस्वी में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र जो अधिकार है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सिक्का सिक्का सिक्का। सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अधिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का जो दायित्व है भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 शहरों में स्थित टकसालों जैसे कि मुंबई, अलीपुर, कोलकाता, सैफाबाद हैदराबाद, काउचेरियापल्ली हैदराबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश की जाती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बैंक है और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। तो बैंक दे रखे उनकी टैगलाइन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सही जवाब आपको बताना है। पहला दिया है भारतीय स्टेट बैंक, इसकी जो टैगलाइन है वो है अ बैंकर टू एवरी इंडियन, बिल्कुल सही। दूसरा है पीएनबी, तो पीएनबी बैंक की जो टैगलाइन है वो है जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं, अर्थात द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ना कि बढ़ती नाम का जिंदगी, इसलिए गलत होगा। बाकी सभी सही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का है लेट्स मेक मनी सिंपल, देना बैंक का जो है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो इस तरह ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा सही जवाब, गलत सुमेलित है। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन जिस नाम से आप बैंक कर सकते हैं, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, इन ना की जो है बढ़ती नाम जिंदगी है, इसलिए बी जो है गलत होगा। अगला प्रश्न नंबर है 85, महात्मा गांधी ने किस तरह की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकृत, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी होगा सही जवाब। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। उनका मानना था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। यही कारण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वे कुटीर उद्योगों पर जोर देते थे। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? और ये वर्ष 2018 का प्रश्न है, आपको लेटेस्ट डाटा याद रखना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 विकल्पगत वस्तुओं का मूल्यानुसार निर्यात जो है वो कुल चावल का है, चीनी का है, गेहूं है। तो अतः जो है वर्ष 2020-21 के जो संदर्भ में सही होगा वह सी विकल्प सही होगा, चावल और चीनी। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू प्रसन्नता की जो अवधारणा है वह विकसित की गई है किसके द्वारा? सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी भूटान के द्वारा। सकल घरेलू प्रसन्नता तो जो आपका जीएनएच है यानी कि ग्रास नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा वर्ष 1972 ईस्वी में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के द्वारा विकसित की गई। प्रसन्नता अच्छा लगने की मानसिक या भावनात्मक अवस्था है जिसे संतुष्टि से लेकर तीव्र उल्लास तक की कई सकारात्मक या खुशनुमा भावनाओं से परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है? तो जापान भी है, न्यूजीलैंड ने भी बनाया है वित्तीय फाइनेंशियल जो है 31 मार्च तक 1 अप्रैल से लेकर के, जबकि जो अमेरिका या नहीं होगा तो अमेरिका ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कनाडा भी है। तो अमेरिका ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना फाइनेंशियल ईयर नहीं बनाया है। अमेरिका का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। अगला प्रश्न है रीएक्जिट, ये है क्या? और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना, ऑप्शन ए। रेक्जिट रघुराम राजन का भारतीय रिजर्व बैंक से हटने की मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर होने पर ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग किया गया। संभवतः रेक्जिट का शब्द का जो है रघुराम राजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने पर प्रयोग में लाया गया। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक जो सर्वे है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेसिक, और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज होता है।
जो विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है और सरकार की नीतिगत पहलों तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर विधिवत प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो यह ऐसी आसूचना जो परिषद का अध्यक्ष होते हैं वो देश के जो है वित्त मंत्री होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आर्थिक आसूचना परिषद, तो आर्थिक आसूचना परिषद है, ठीक है, EIC है, दैट इज आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस काउंसिल। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस काउंसिल भारत में आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने की सर्वोच्च संस्था होती है और इसके अध्यक्ष कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं देश के, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों में से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा सुझाव जो है अमर्त्य सेन का रहा है? यहाँ पर पहला दिया है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, तो पहला जो है नहीं होगा। इसे जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 सही होगा। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात की जा रही है, ठीक है, पहले एशियाई, वरना आपके दिमाग में आ गया होगा कि पहले तो जो है रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यहाँ कैसे हो गया? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र की बात की गई है कि एशिया में पहले व्यक्ति रहे हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उनका सुझाव है कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए, न कि वस्तु उन्मुख। जन उन्मुख होना चाहिए जिसमें निर्धनों की सुरक्षा अहम है। इसके साथ ही वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के भी पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? निम्नलिखित में से सही जवाब हो ऑप्शन बी, नीदरलैंड। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 20-21 में भी भारत द्वारा आयरलैंड को सबसे कम निर्यात किया गया था। प्रश्नकाल में भी भारत ही रहा। तो करंट के हिसाब से क्या है? आयरलैंड ही सबसे कम है इन विकल्पों में। अगला प्रश्न है कि सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होगी? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए लाभकारी होती है। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता जो बढ़ा सकती है वह निम्नलिखित में से क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, बेरोजगारी। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बेरोजगारी बढ़ा सकती है। वहीं एक विकासशील राष्ट्र में, विकासशील डेवलप्ड राष्ट्र में विदेशी निर्यात में वृद्धि नियोजन एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जैसे कि अपना प्यारा भारत जो है क्या है? विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है ना। अगला है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? कौन से मद का? निम्नलिखित में से 2015 का प्रश्न रहा। आपको लेटेस्ट डाटा जो बजट 2021-22 कराया गया है उसके हिसाब से देखना है। तो बजट 2022-23 की आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 20-21 में जो आयातित रही हैं 5 निम्न: पेट्रोलियम क्रूड है, स्वर्ण है, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमती एवं अर्धकीमती पत्थर, कोल, कोक तथा ब्रिक्टस आदि। तो ये चीज़ें आपको बजट 2022-23 में कराई गई हैं। वीडियो कवर कर लीजिएगा, मिल जाएंगी सारी चीज़ें। बाकी आर्थिक समीक्षा में भी दिया गया। आगे देखो दोस्त, अगला है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत जो विनियामक प्राधिकार है किसे प्राप्त है? तो सारी की सारी जो बातें हैं वो सेबी की पास। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब होगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को प्राप्त है। सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार, याद रखो, 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के जो प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं निम्नलिखित में से कौन होंगे? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्त प्रोफेसर जी.के. मेहता, ऑप्शन डी।
आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री प्रोफेसर जी.के. मेहता हैं। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर प्रोफेसर जी.के. मेहता वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी। अगला प्रश्न है कि पूर्ति अपनी मांग का जो सृजन है स्वयं करती है, यह कथन है किसका? पूर्ति अपनी मांग का, यानी सप्लाई जो है वो डिमांड का सृजन स्वयं करती, यह किसने कहा? और यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा JB से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? माइग्रेशन, गमन। और यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त, देशों के बीच में लोगों का संचलन, अंतर्राष्ट्रीय गमन, माइग्रेशन, ऑप्शन सी। किसी देश के नागरिकों का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने को अंतर्राष्ट्रीय गमन, माइग्रेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस लेखांकन इकाई की सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी? तो ऑन गोइंग 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 ऑन है ना, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है आपका, दैट इज हिंदी में सुनाम प्रतिष्ठान, ऑप्शन यहाँ पर इसी सही जवाब होगा। सुनाम प्रतिष्ठान गोइंग कंसर्न एक कंपनी के लिए एक लेखांकन सिद्धांत है जिसके पास संसाधनों का निश्चित काल तक संचालन जारी रखने की आवश्यकता होती है जब तक कि यह इसके विपरीत एक साक्ष्य प्रदान नहीं करता। यह सिद्धांत एक कंपनी की क्षमता को संदर्भित करने या दिवालियापन से बचने के लिए पर्याप्त धन बनाने के लिए संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अकाउंट यानी कौन सा खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देवताओं से संबंधित होता है, यानी एसेट और लायबिलिटी से। पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अकाउंट। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर मंडी परिषद का पूछा गया है, बेसिक अकाउंट का प्रश्न है, तो यह रियल अकाउंट वास्तविक खाता होगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वास्तविक खाता रियल अकाउंट एक सामान्य बही खाता है जो लेखांकन वर्ष के अंत में बंद नहीं होता है या लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देवताओं से संबंधित होता है। वास्तविक खातों को अस्थायी खाता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपकी परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा आपकी पसंद और नापसंद, ऑप्शन बी। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो आपकी व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण, आपका व्यवसाय, व्यापार या उद्योग और आपकी भूमिका या शीर्षक आपकी परिचय में शामिल होता है, जबकि जो आपकी पसंद नापसंद आपके परिचय में शामिल नहीं होता। अगला है कि भारत निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड? ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरसंचार जो कंपनी है, सबसे मूल्यवान जो कंपनी रही है वह कौन सी रही है? तो करंट अफेयर्स का प्रश्न रहा है आर्थिक परिदृश्य का, और UPSSC पेट के द्वारा पूछा गया अच्छे से, और यहाँ पर जो आंसर रहा वह रिलायंस जियो, ऑप्शन डी। तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट रही है, इसके अनुसार 2021 रैंकिंग में रिलायंस जियो भारतीय दूरसंचार कंपनी की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड रही। अगला प्रश्न पूछा गया पेट 2021 में कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए जो सुकन्या समृद्धि खाते की जो ब्याज दर रही है वह कितनी रही? तो 7.6%, ऑप्शन डी। और इन्हीं प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा जो 106 मिसलेनियस रहा ये भी कवर हो जाता है। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स रहा 48 हल प्रश्न पत्र एक ही वीडियो के माध्यम से आपने कवर कर लिया है। अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, जो चीज़ें आपको थोड़ा रिवीजन वाले लगने वाली हों उसको आप एक टू द पॉइंट नोट के रूप में लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पहले आपको उसको देख के चले जाना है। तो वीडियो यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।